70 साल से जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है उसके बाद से ये सेंट्रल दिल्ली, जिसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं, उसमें क्या बना है, क्या ऐसा बना है जिस पर ये देश हिंदुस्तान आप मैं गर्व करे। तो कांग्रेस पार्टी को मार खाने की, थप्पड़ खाने की आदरणीय कोर्ट से आदत पड़ गई। आपको मैं याद दिला दूं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फटका मारा खींच के और बोला कि माफी मांगो, तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। माफी मांगी, जगह जगह जाकर के क्या बोला मंदबुद्धि राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर है। किस समय बोला? जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। हर तरफ एक ही शोर है कि जहां पे कोरोना महामारी में इतने बुरे हालात है, वहीं पे एक तरफ नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती उनकी अगर तुलना देखा जाए तो मुगल शासकों से भी हो रही है। लेकिन वहीं पे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर, जहां पे अगर आपको याद होगा हाशिम और आन्या, इन्होंने, क्योंकि विपक्षी खुद तो जाएंगे नहीं, तो इनके बदौलत जाकर एक याचिका दायर की थी, पीआईएल दायर की थी इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोक लगाने के लिए। लेकिन वहीं पे इस बात को लेकर इस पीआईएल को खारिज कर दी गई है। लेकिन इन सब को लेकर आज हमारे साथ ममता काले मैम हैं, और जो खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हर न्यूज़ चैनल्स पे लगभग इनके आपने डिबेट देखे होंगे, हर मुद्दे पे प्रखर रूप से आती हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो। तो आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से देखती हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या ये बनना सही है, बनना चाहिए भी या नहीं बनना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, सबसे पहला सवाल आता है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी है। याचिका खारिज करने के साथ साथ याचिकाकर्ता पे 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोपेगेंडा को, क्या है, क्या इसकी सच्चाई, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए सुमन, ऐसा है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने ये इतना बड़ा झूठ एक बार फिर देश के अंदर फैलाया। किसके नाम पे? हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर। तो क्या है कि जो हुआ है ये ऐतिहासिक है। जो आदरणीय हाईकोर्ट ने किया है कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और बड़ी सख्त टिप्पणी उस पर कर डाली। ये कभी मैंने तो नहीं देखा कि हाईकोर्ट ने किसी जनहित याचिकाकर्ता पर या किसी जनहित याचिका पर कोई जुर्माना लगाया हो। तो कांग्रेस पार्टी को मार खाने की, थप्पड़ खाने की आदरणीय कोर्ट से आदत पड़ गई। आपको मैं याद दिला दूं, जब इन्होंने रफाल के बारे में झूठ बोला, जगह जगह जाकर के क्या बोला मंदबुद्धि राहुल गांधी ने, चौकीदार चोर है। किस समय बोला? जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। हर जगह रफाल के नाम पर लेकर के झूठ बोलना उन्होंने आरंभ कर दिया। और उसके बाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फटका मारा खींच के और बोला कि माफी मांगो, तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। माफी मांगी, अब दोबारा इन्होंने वही तमाशा करना आरंभ कर दिया और अब एक करारा थप्पड़ इनको आदरणीय हाईकोर्ट से लगा है। देखिए, जनहित याचिका का क्या मतलब होता है? नाम ही दर्शाता है कि अगर कोई चीज जनहित, जनता के हित में बोली जाती है, की जाती है, वो याचिका, ये जनता के हित में याचिका है। 70 साल से जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है उसके बाद से ये सेंट्रल दिल्ली, जिसको लुटियंस दिल्ली कहते हैं, उसमें क्या बना है, क्या ऐसा बना है जिस पर यह देश हिंदुस्तान आप मैं गर्व करे? कुछ नहीं बना। सब अंग्रेज छोड़ के चले गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट, अंग्रेजों का सब कुछ, और उस पर बैठ करके कांग्रेसियों ने सिर्फ शासन किया। और बाय द वे, जिस सेंट्रल विस्टा के बारे में आज ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आवास है, इसको 2012 में इसी पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तावित किया था और बोला था कि इस प्रकार की एक नई बिल्डिंग बननी चाहिए। सिमिलरली इन लोगों की आदत है, जैसे इन्होंने रफाल के बारे में झूठ बोला, जैसे इन्होंने सीएए के बारे में झूठ बोला। सीएए, कैब को सीएए बनाने का जो प्रस्ताव था वो इनका था, ये लेकर के आए थे। और उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला जब ये कैब को सीएए बनाया एनडीए की सरकार ने। सेम झूठ इन्होंने इस बारी भी बोला है। अब देखिए जो हुआ है हाईकोर्ट में, वो कितना शर्मनाक है, कितने दुख की बात है, कितना बड़ा झूठ इनका डिमोलिश कर दिया गया। आदरणीय हाईकोर्ट ने क्या बोला कि ये जो पूरी याचिका है ये बहुत शर्मनाक है और तुच्छ और छोटी राजनीति से प्रेरित है। और उसमें 2 लोग अपीयर हुए। जो याचिका करता है उनके पक्ष में कौन अपीयर हुआ था? जो सिद्धार्थ लूथरा, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, यानी यूपीए की सरकार के टाइम पर। बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन कल उनको भी खानी पड़ी मुंह की, इतने बढ़िया उम्दा वकील होने के बाद। क्यों? क्योंकि जो याचिका करता है उसकी याचिका गलत थी, झूठी थी। और सरकार की तरफ से या फिर इस याचिका को खारिज कराने के लिए इस वक्त के जो सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर लूथरा, वो मिस्टर तुषार मेहता, वो वहां पर थे। अब
आप सोचिए कि दो सॉलिसिटर जनरल्स इस याचिका के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या है। लेकिन कितने झूठे और मक्कार लोग हैं ये वो लोग हैं जो राम भगवान की भी याचिका लेकर के चले गए थे। सोनिया गांधी जी भागी भागी दौड़ी दौड़ी पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लेकर के कि भाई सनातन धर्म में राम भगवान तो है ही नहीं, राम भगवान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरीके के झूठे और मक्कार लोग हैं ये, इनकी आदत है इस सिस्टम के बारे में झूठ बोलने की, और इनकी आदत है कि ये निकेन प्रकारेण गंदी घटिया राजनीति करके देश को और देश के प्रधानमंत्री जी को बदनाम किया जाए। पर मैम वहीं पे विपक्षी ये बार बार ये आरोप क्यों लगा रही है कि ये प्रोजेक्ट का केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनकी महत्वाकांक्षा है, उनकी कोई आपसी, उनका खुद का कोई आवास बन रहा है, उसमें खुद मोदी जी रहेंगे। ये सब क्या है मैम? ये सब वो है जो ये झूठ की खेती करते हैं और झूठ की खिचड़ी पकाते हैं। आप आज की जो पार्लियामेंट है उसकी हालत अगर कोई देखे, उसमें पानी रिश्ता भी, बारिश हो रही ना आजकल लगातार, कोई भी आप जाकर के देख लीजिए, आप परमिशन लीजिए, पार्लियामेंट घूमिए, जाइए, देखिए किस प्रकार की उसमें हालत है। और उसके बाद दूसरी बात, अभी हमारे जो एमपीज हैं, एग्जिस्टिंग जो नंबर है 540 का, वो तक पूरे नहीं बैठ पाते हैं, उनका सीटिंग अरेंजमेंट वहां पर पूरा नहीं है। तो आवास है ना मैम पीएम का, वही मैं कह रही हूँ। तो ये जो सच्चाई है इनकी वो ये है कि पहली बात, हाँ चलो आवास वाली बात पर आ जाते हैं कि ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का आवास है। पहली बात मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें क्या ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लाइफ टाइम इसी में रहने वाले हैं? यानी कि जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे तो क्या प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा में रहेंगे? इज दैट व्हाट कांग्रेस पार्टी इज ट्राइंग टू से? क्या वो ये कह रहे हैं भैया जिसकी भी सरकार आएगी और जो भी पीएम बनेंगे वो वहीं पर रहेंगे, और उसमें जिस प्रकार का बना है उसमें पार्लियामेंट भी होगी, उसमें एक तरफ पीएम का और उसके सामने उपराष्ट्रपति का घर होगा, सामने राष्ट्रपति जी का घर है, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और पूरी पार्लियामेंट बनेगी, और बहुत सारे ऐसा भी योजना है कि जो सरकारी ऑफिसेज हैं वो भी उसमें होंगे। जो एमपीज हैं जो अभी 540 हैं, आगे उनको 750 का उनका नंबर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो सारे उनके ऑफिसेज वहां पे होंगे। आप सोचिए कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। अभी इस वक्त भी अगर कहीं से कहीं कोई जाता है, अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं अपने घर से, तो उतने देर के लिए वो रोड ब्लॉक होती है कि नहीं होती है? अगर आमने सामने रहेंगे कितना बढ़िया हो जाएगा ना, देश की, दिल्ली की जनता के लिए पूरा काम ही खत्म हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आवास नहीं है, ये एक हिंदुस्तान का धरोहर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ये पार्लियामेंट बन रही है, हमारी भारतवर्ष की धरोहर बन रही है। भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है जिसको कांग्रेस को कर देना चाहिए था, जिसकी प्रस्तावना कांग्रेस ने 2012 में पार्लियामेंट में दी थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं क्योंकि ये तो मक्कार लोग हैं। इन्होंने माफी चाहूंगी, इसकी तुलना ये बादशाह के बनाए हुए ये जो ताजमहल है उनसे क्यों की जा रही है? ताजमहल का क्या लेना देना इससे? ताजमहल का लेना देना इससे तो कुछ नहीं है, लेकिन ताजमहल का लेना देना आप इन लोगों से पूछिए जिन्होंने देश के बाद, देश में आजादी के बाद जब इनकी सरकार आई तो पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर जो मुगल शासक थे जिनके नाम पर ये गीत गाते हैं, उनके नाम पर एक के बाद एक सड़कों का नाम रख दिया। औरंगजेब की आपको रोड दिखाई देगी? महाराणा प्रताप की दिखाई देगी? कहीं पर दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इनको मुगल शासकों से प्रेम था, है और रहेगा, क्योंकि ये मुगलों के वंशज है। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, इनको यहाँ पीछे छोड़ गए। अब इनको हर वो चीज और हर वो नीति और हर वो कार्य, जो हर वो प्रोजेक्ट जो देश के पक्ष में होता है वो चला जाता है, इनका ध्यान चला जाता है उसको लेकर के मुगलों के लिए। तो शासक मुगलों का ताजमहल, उसको सोच सोच करके तो इतने बड़े हो गए। राहुल गांधी को आदत है ना बड़े बड़े महलों में रहने की। राहुल गांधी जब पैदा हुए तो राजसी परिवार में पैदा हुए, भैया गांधी परिवार के वंशज हैं वो। अब गांधी परिवार के जो वंशज हैं वो कहाँ रहे? हमेशा से वो रहे बड़े बड़े लुटियंस के बंगलों में। जब से वो पैदा हुए हैं, क्या वो लुटियंस छोड़ के गए? चाहे वो एमपी रहे हो या ना रहे हो, वो हमेशा लुटियंस के बंगले में रहे ना। बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी मुश्किल से इनकी बड़ी बहन, जिसका कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान की राजधानी की राजनीति से, प्रियंका वाड्रा गांधी, उनका घर खाली करवाया। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई इलेक्टेड कहीं पर लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं पर कोई मेंबर नहीं, लेकिन बंगला पकड़ के बैठी हुई थी इतने सालों से। और जब खाली करवाया तो तमाशा इन्होंने खड़ा कर दिया। तो इन लोगों को आदत है, राजसी घरों और बंगलों में रहने की। जहां तक सेंट्रल विस्टा का सवाल है, इसमें पूरा इनका जो झूठ था वो डिमोलिश हो गया है। आदरणीय हाईकोर्ट ने कर दिया है। शर्म आनी चाहिए इनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और इनको इस तरीके की गंदी और घटिया राजनीति से बच जाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि 70 साल के बाद जब से हम आजाद हुए कुछ भी ऐसा नहीं बना है जिस पर हम गर्व करें। अब मैं आपको एक बात बता देती हूं कि अगर यहां पर अब वॉर मेमोरियल है जो आपको देखने को मिलेगा, वो बनाने के लिए कितनी कवायद चल रही थी। इस देश के अंदर इतने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया इस देश को आजाद करने के लिए। कहीं पर आपको वॉर मेमोरियल दिखाई देता है? इतने हमारे फौजी भाई रोज अपनी जान देते हैं, शहादत देते हैं, किसी का नाम के लिए कोई वॉर मेमोरियल था? नहीं था। क्यों नहीं बनवाया सोनिया गांधी जी ने?
क्यों नहीं बनवाया इंदिरा जी ने, क्यों नहीं बनवाया राजीव जी ने, क्यों नहीं बनवाया नेहरू जी ने? सोनिया गांधी जी तो 10 कदम आगे, जब उनके सामने वॉर मेमोरियल का ये प्रस्ताव लेकर के गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नहीं बनवा सकते, सेंट्रल दिल्ली में ना नहीं बना सकते। इससे क्या होगा ना, पूरे इस एरिया की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मतलब आप इस प्रकार की श्रद्धांजलि दे रहे हो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के फौजियों को, देश के वीर जवानों को। शर्म आनी चाहिए। अब आप जाकर के देखिए वॉर मेमोरियल कितना सुंदर है और क्या उसमें खराब हुआ है, क्या खूबसूरती खराब हुई है। तो वो एक चीज बनी थी जो ऐतिहासिक थी, और अब दूसरा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा, और जिसमें बाय द वे मोदी जी तो चले जाएंगे ना कुछ सालों में। उन्होंने तो स्वयं से 75 वर्ष की एक डेडलाइन रखी है कि 75 वर्ष से ऊपर किसी को राजनीति कायदे से नहीं करनी चाहिए, तो कि 75 वर्ष के होते ही वो तो चले जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कोई और बनेगा, भाजपा का हो सकता है भाई, कांग्रेस का होगा नहीं, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, खत्म हो गया, कोई भी हो सकता है। तो भाई वो प्रधानमंत्री वहां पर जाकर के रहेंगे ना, और काम करने का तरीका कितना आसान हो जाएगा। आपके सामने राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सारे एमपीज हैं, पार्लियामेंट हैं, सरकारी दफ्तर हैं, सारा कुछ है। किसी को आने जाने में समय वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, कहीं पर किसी को ट्रैफिक रोकने की आवश्यकता नहीं है, स्मूथली सारी कुछ चीजें चलेंगी। तो ये इनके बुद्धि में नहीं घुसता है, दिमाग नहीं है, अक्ल नहीं है कि सिर्फ गंदी और घटिया राजनीति करनी है। मैम एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, जहाँ पे इस कोरोना महामारी में सबकी हालात देखें तो दिन पर दिन खराब हो रही है, देश की हालत बुरी होती जा रही है, लेकिन क्या इस वक्त ये विस्टा प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी था? क्या ये पैसे, ये पूरा बजट देश के किसी और आवश्यक चीज़ों में नहीं लगाए जा सकते थे? जी देखिए सुमन, जहां तक आप कह रहे हैं महामारी, हाँ बिल्कुल महामारी है, और एक ऐसी महामारी है जो 100 वर्षों के बाद पूरे विश्व ने झेली है। ऐसी महामारी भगवान न करे दोबारा कभी आए, लेकिन क्या महामारी को ठीक तरीके से हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं? अभी अभी परसों ही जो लोग बच्चे जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने माता पिताओं को खोया है और वो अनाथ हो गए, उनके लिए पीएम केयर फंड से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि उनका पूरा जो खर्चा है एजुकेशन का, हर चीज का सरकार करेगी। और उन पीएम केयर फंड पे भी जांच बिठाने की बात की जा रही थी। हाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं ना जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे जिन्होंने केयर का फंड बनाया था, उससे ही राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ट्रांसफर करते थे। तो जो चोर होते हैं, जिन्होंने खुद गलतियां की होती हैं, सरकार का और टैक्स पेयर्स का पैसा अपने पर्सनल ट्रस्ट में ये डालते हैं, वो लोग तो पीएम केयर फंड पे क्वेश्चन उठाएंगे। लेकिन पीएम केयर फंड से कितना काम हो रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और पूरा हिंदुस्तान जानता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये वाला जो प्रोजेक्ट है पूरे का पूरा, इसका इस कोरोना के फंड से या पैंडेमिक के फंड से कोई लेना देना नहीं है। ये आदरणीय हाईकोर्ट भी बोल चुका है कि इसका पैसे से कोई सरोकार नहीं है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बनेगा क्योंकि वो लॉन्ग अवेटेड एक प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा, जो हमारे देश की धरोहर होने वाली है, जिसपे हमें बहुत गर्व होने वाला है, और कोविड से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बोलना कि क्योंकि कोविड काल में सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए कोविड के समय पर लोगों की देखभाल नहीं हो पा रही है, लोगों तक चीजें नहीं पहुंच पा रही, तो बहुत गलत है। आप मुझे ये बताइए ना, दिल्ली के जो ये मुख्यमंत्री हैं, जो एडवर्टीजमेंट मुख्यमंत्री हैं, इनका कौन सा दिल्ली का पैसा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लग रहा है? क्या ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा दे रहे हैं? आपका मेरा टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं ना, पर फिर भी दिल्ली में लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दिल्ली में लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, दिल्ली में लोगों को वैक्सीन भी नहीं मिल रही है। तो भैया वो कहाँ है वो पैसा, वो खजाना कहाँ है दिल्ली का? तो ये भ्रमित करना कि कोविड काल के समय पर केंद्र की सरकार ऐसा नहीं कर रही, ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है। और दूसरा, मैं एक बात और याद दिला दूं कि फैसिलिटेट करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कोविड के समय पर, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, लेकिन हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, हर राज्य को अपना कार्य करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब आई थिंक सेंट्रल विस्टा को लेके जितने भी कंफ्यूजन हो गए आप लोगों के होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। जिनको अभी तक ये लग रहा होगा कि आपके और मेरे आवास की तरह है कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है जो करोड़ों का है, ये आवास नहीं है, ये हमारे देश का एक धरोहर है और हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल पे वीडियो पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।